चलिए जी, हम शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, इन चीजों पे काम किया था, है ना। लास्ट ईयर भी हमने कुछ किए थे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लास्ट ईयर भी मैंने बड़े सारे कराए थे, तो इस साल भी हम लोग न्यूमेरिकल पे ही जाना होता है। सिर्फ 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है अपने पास। सॉलिड सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स। सेकंड और थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इजी है कंपेयर टू फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशंस में क्या है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड में लॉग टेबल आएगा जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो आप लोगों ने शीट दे दी थी, मैं शीट अभी दे दूंगा आपको वापस से, जिनको नहीं मिली है, ठीक है। अभी मैं उसमें से कुछ नहीं करा रहा हूँ शीट में से, क्योंकि मेरे को उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, क्योंकि जितने टाइप के मैंने करा दिए आप लोगों को, उसके अंदर मैंने मोलारिटी के काफी सारे क्वेश्चन कराए, मैंने नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी की कराए, अभी नॉर्मेलिटी के नहीं कराए, मोलारिटी के कराए हैं, मोल फ्रैक्शन के कराए हैं। तो जितने भी शीट पे मैंने जो दिए थे, मैं देखी थी ग्रुप में आई थी, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं आपके लिए 10-15 मिनट एक दिन लगाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई वाले तो 2 ही क्वेश्चन देते हैं मेरे पास, एक मैंने एज इट इज डिटो क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम जो यहाँ पे करने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा और क्वेश्चन पार्ट पे नॉर्मेलिटी, राइट, नॉर्मेलिटी पे काम करेंगे। नॉर्मेलिटी के टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, सीधा डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप से ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप से ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो नहीं कराऊंगा कि यार आपको यहाँ पे कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की बात करते हैं यहाँ पे आज। नॉर्मेलिटी किस चीज की है, नॉर्मेलिटी होता क्या है, हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास तरीके थे, जैसे मैंने बताया था ना, मनी का हाइट मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया था, सेंटीमीटर में किया, मिलीमीटर में किया, इंचेस में किया, यार्ड्स में किया, है ना, हेक्टेयर्स में किया। तो वैसे ही हमने मोलारिटी कंसंट्रेशन के निकालने के लिए मोलारिटी किया। अब हम करने वाले नॉर्मेलिटी, उसमें हमने मास फ्रैक्शन भी किया था, मोल फ्रैक्शन भी किया था, पीपीएम भी किया था, वेट बाय मास बाय वेट भी, मास बाय मास भी किया था, मास बाय वॉल्यूम भी किया, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी किया। तो इन सबके हमने क्वेश्चंस किए हैं। जो पहली 2 क्लासेस थी उसमें मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल पार्टी करा थे, जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। आज जो मैं कराने वाला हूँ दैट इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। वो क्या है मेरा, नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी मोलारिटी का ही भाई है, ठीक है। और डीप में नहीं जाऊंगा मैं, आपको शॉर्टकट वाले ही कराऊंगा, क्योंकि इसके पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे, कैसे एक क्वेश्चन में कब मेरी मोलारिटी गिवन है, मुझे कब नॉर्मेलिटी लगा के वो क्वेश्चन निकालना, ठीक है जी। समझ आया, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के लिए ही कराने वाला, ठीक है। तो पहली चीज हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी में एक चीज आती है एन फैक्टर, आप बार बार सुनोगे मेरे मुंह से, एन फैक्टर नाम की एक चीज आएगी। एन फैक्टर या कुछ टीचर उसे फैक्टर भी बोलते हैं, एन फैक्टर भी बोल देते हैं, तो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है क्या चीज, इस चीज को समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे किया, इक्विवेलेंट मास को समझते हैं। पहले मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला दे देता हूँ। नॉर्मेलिटी, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। किसी को कंफ्यूजन है जी इस फॉर्मूला में, ठीक है जी। किसी को इस न्यूमेरिकल में, सॉरी इस फॉर्मूला में किसी को कोई इश्यू है, समझ आ गया। अब एक ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, जैसे हमने मोल्स पढ़ा था, ग्राम इक्विवेलेंस मोल्स कैसे निकलते थे भाई, मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंस भी वैसे ही निकलेगा मेरा, ठीक है जी। ग्राम इक्विवेलेंस वैसे ही निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो होता है मेरा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, समझो। मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला था, उसमें क्या कर रहे थे हम, जितने भी एटम से उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते थे, तो वो आ जाता था मेरा मॉलिक्यूलर मास, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास की बात किया। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या है, चलिए देखते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट को ही हम लोग
एन फैक्टर लेके आएंगे। होता क्या है ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या है या एन फैक्टर क्या है वो चीजों की बात करेंगे। अब फैक्टर की कहानी आएगी। सपोज करो मेरे को निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। कोई एसिड है, एसिड का काम क्या होता है भाई बनो? एसिड कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है? क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, निकल सकता है अपॉन इट्स बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या है? मेरा फैक्टर है, एन फैक्टर है क्या बोल सकते हैं। ठीक है, कितने H प्लस आयन देगा? अगर मैं HCl की बात करता हूँ तो HCl कितने H प्लस आयन देगा? एक देगा। अगर मैं H2SO4 ले रहा हूं तो वो कितने H प्लस देगा? 2 देगा। H3PO3 लिया मैंने तो वो कितने H प्लस आयन देगा? कितने देगा? 3 देगा। H3PO4 मैंने लिया तो वो कितने H प्लस आयन देगा? 3 देगा। H3PO2 लिया तो 3 देगा। ऐसा नहीं समझ लो, यहाँ पे क्या है? H3PO4 था, H3PO3 था, H3PO2 हो गया। ठीक है जी, आप याद करो मैंने आपको ऑक्सो एसिड्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। ऑक्सो एसिड किसी को याद है? लास्ट ईयर ऑक्सो एसिड्स के नाम की कोई चीज होती थी जो हाइड्रोजन आयन वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो हाँ, जो एसिडिक प्रोटॉन है वो क्या रहेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंट में प्रेजेंस होगा। ऑक्सो एसिड in which acidic proton is present in hydroxyl group। समझ आ रहा है? हाँ जी, एसिडिक प्रोटोन जो है मतलब वहां पे कौन से वाला रहेगा? जहां पे OH ग्रुप जो है मेरा रहेगा, वहां से H प्लस आयंस निकलेंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, H3PO4 है, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक शॉर्टकट ही बता देता हूँ। जब भी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड हुई ना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, उसकी बेसिसिटी कैसे निकलने वाली है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। समझ आया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 सिर्फ फास्फोरस के लिए। अब H3PO4 मैंने लिया तो उसका बेसिसिटी, उसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 3। H3PO3 की कितनी आएगी? H3PO2 की कितनी आएगी? आपने कुछ और बोले थे, 3 ठीक है, आपने 3 बोला था ना। अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ क्या होता है क्या है। ठीक है, शॉर्टकट भी बता देते हैं, मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि शॉर्टकट कैसे निकलते हैं स्ट्रक्चर्स के, बताए थे शायद। P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कितने OH है? 3 है। H3PO3 की बात करते हैं तो P डबल बॉन्ड OH OH एंड H। H3PO2 P डबल बॉन्ड OH H H। समझिए? क्लियर है? समझ आ गया? तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिसिटी चीज समझ में आ गई, कितने H प्लस आयन देने वाला है। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास ये एसिड था, ऑक्सैलिक एसिड, किसने किया है ऑक्सैलिक एसिड? बहुत सारे होंगे है ना, जिन्होंने लैब में किया था वो है ना 20 ml पिपेट से इसकी है ना सेट करना और सबके मुंह में गया हुआ है ना। तो ये होता है भैया ऑक्सैलिक एसिड, ये कितने H प्लस आयन देगा? 2, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया? समझ आ गया फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी समझ में आ गई सभी को? ठीक है, लिखना इसे, लिख लिया? बस कितने H प्लस आयन देगा? चलिए आइए। ओके, तो ये तो था एसिड्स के बारे में, बट ऐसा थोड़ी है कि एसिड ही दिखा रहे हैं, हमें तो इक्विवेलेंट वेट कुछ भी दे सकता है वो।
जब क्वेश्चन देगा तो वो एसिड भी दे सकता है, बेस भी दे सकता है, तो एक यूनिट वेट ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन इट्स एसिडिटी। अब बेस की एसिडिटी है, बेस देता क्या है हमें, OH नेगेटिव आयन, तो कितने OH देगा। अगर मैं NaOH लेता हूँ NaOH, तो वो कितने OH माइनस आयन देगा, एक ही देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर मैं लेता हूँ AlOH होल थ्राइस, तो कितने OH नेगेटिव आयन देगा, 3 देगा। सिंपल है। तो अपॉन में एसिडिटी आ गई, ये भी क्या है, इसका फैक्टर हो गया। अब एसिड का भी आ गया, बेस का भी आ गया। अब सपोज करो उसने क्वेश्चन में हमें दिया कि मैंने कोई सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट भी तो ले सकता है, सॉल्यूशन तो किसी भी चीज का बनाएगा। तो सॉल्ट का कैसे आएगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट वो कैसे निकलेगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है जी। अगर सपोज करो कैल्शियम का सॉल्ट हुआ, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, तो वहां पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है। सपोज करो कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड का हमने कैल्शियम का और क्लोराइड का मास किया, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। NaCl लिया था, तो उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि सोडियम के ऊपर वैलेंसी कितनी है, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है 1, राइट। क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन है। सॉल्ट की बेटा अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिया CaCl2, अब कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, मेटल के ऊपर आने वाला, मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, बस, तो अपॉन में 2 आ गया। सपोज करो मैंने NaCl लिया था, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास लिया, अब सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, तो 1 आ जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया Al2SO4 होल थ्राइस था, सपोज करो ये मेरा सॉल्ट था, है ना। अब इसके ऊपर अपॉन में कितना आएगा चार्ज, 2, राइट, गलत है। हाँ, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है यार, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 3 आएगा ना, तूने 2 बोल दिया, हाँ ओके। और भेड़चाल में थोड़ी हो, है ना। अब मैं डॉक्टर बनूंगा, और कौन डॉक्टर बनेगा, मैं है, अपॉन में 3 आ जाएगा। समझ आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है जिसमें। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट वो कैसे निकलने वाला है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल्स कैसे निकालते थे हम, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकला, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर, यहाँ पे ये अलग अलग, ठीक है। अभी हम बाद में, इसके बाद में जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको थोड़ी सी अलग अलग चीजें कराऊंगा, शायद इन्होंने की थी, याद हो आप लोगों को जो सुबह में आए थे, है ना। इक्विवेलेंट वेट के लिए मैंने बड़ी सारी चीजें यहाँ पे की थी, राइट। बाद में करते हैं, ये मेरा फोन कहाँ है दूसरा, ओके शुरू करते हैं तो। ओके तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब हम इसकी कहानियां करेंगे, कैसे बोला,
फाइन, ये भी हो गया हमारा, राइट। अब हम इससे बात आगे करेंगे इसके न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आएगा कैसे, पहले मैं आपको रिलेशन बताता हूँ कैसे। हमें क्वेश्चन दिया होगा मोलारिटी में, नॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन नहीं निकालने दिखा रहा हूँ मैं आपको कि भैया पूरी नॉर्मेलिटी निकालो जरा, यहाँ से ये होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे निकलेगा। अदरवाइज हम इसके बारे में कोई चीज के बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सपोज करो मुझे उन्होंने मोलारिटी दे दिया, मैंने आपको रिलेशन बताया था मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में, सॉरी मोलारिटी के बारे में, और मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे, उसमें चीजें गिवन थी, हमें वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर आ गया, राइट। अभी जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू फैक्टर, ठीक है। मोलारिटी इनटू फैक्टर, दैट्स इट। मोलारिटी आपको गिवन होगी, पूछेगा नॉर्मेलिटी बताइए, तो आप क्या कर सकते हो, मोलारिटी गिवन है उसके फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई भी एसिड है या बेस है उसकी मोलारिटी नॉर्मेलिटी गिवन होगी, वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है जी। तो यहां से हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से समझो भाई बहनों कैसे क्वेश्चन आने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, छोटा सा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। देखिए, if you are supplied with 500 ml each, supplied with 500 ml each of 2n, capital N, each of 2n HCl and 5n capital N HCl solution, what is the maximum value of 3m HCl solution? What is the maximum volume of 3m solution you can prepare using only these two solutions? What is the maximum volume of 3m? Molarity given है यहाँ पे। 3m HCl solution you can prepare using only these two solutions. ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया। अब हमें क्या दिया है, नॉर्मेलिटी गिवन है, बट जो फाइनली उसने पूछी है वो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, मोलारिटी में, कि मेरे को जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन चाहिए उसकी मोलारिटी चाहिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक सोल्यूशन लिया दूसरा सोल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, एक नया सोल्यूशन बना दिया, समझ आया। तो पहले करना क्या है, नॉर्मेलिटी की जगह हमें मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी इनटू फैक्टर, यहाँ पे मोलारिटी निकल जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन फैक्टर। HCl सॉल्यूशन गिवन है, HCl एसिड गिवन है, उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, उसका फैक्टर कितना होगा HCl का, 1, वेरी गुड, समझ आया। तो ये जो भी नॉर्मेलिटी है अपॉन 1 करोगे वही मेरी मोलारिटी आ गई। सॉल्यूशन भी गिवन है, तो मेरे को क्या करने का है, यहाँ पे M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2, जरा निकालिए जरा क्या आएगा।
चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए जरा। वन पॉइंट वन सेवन लीटर्स। हाँ? 1.17 liters। ना यही आएगा ना v1 plus v2 आ रहा है 10 की सो कैसे कर दूं? इसी फॉर्मूला पुट करा ब्लाइंड वाली। अरे क्वेश्चन को तो समझना मेरे भाई। उसने क्या बोला, यू आर सप्लाइड विद 500 ml each of 2n HCl and 5n HCl, ठीक है, सोल्यूशन। दोनों 500। हाँ, बट मेरे को सोल्यूशन बनाने के लिए कितने चाहिए? सप्लाई तो उसने कर दिया। अब देखो उसने क्या बोला, एक बीकर में मेरे पास 500 ml है और 2n 500 ml है, समझ रहे हो? इन दोनों को मिक्स करके मेरे को कितना बनाना है? 3m वाला, और इसका वॉल्यूम भी है। जरूरी थोड़ी 100 पूरा 500 ले रहे हैं, समझ रहे हो? दोनों का 100 ले लोगे फिर तो कुछ और ही आएगा। मेरे को तो कितना चाहिए? You are supplied with 500 ml each of 2n and 5n HCl. What is the maximum volume of 3m HCl solution that you can prepare using only these two solutions? हाँ जी, निकालो भैया, निकालो निकालो निकालो। इसमें क्या करो, इसका सपोज करो मैंने 500 ले लिया, इसको मैं x ले लेता हूँ। इसका मुझे नहीं मालूम कितने की जरूरत है, इसका मैंने 500 ले लिया, इसका x ले लिया। इसका वॉल्यूम कितना होएगा? यहाँ पे इक्वेशन लगेगी m3v1 plus v2, तो ये 500 plus x आ जाएगा। अब निकाल के देखो जरा। हाँ जी, निकालो। चलो भाई, चलो 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 चलो, समझ आया? इसका m1 5 आ जाएगा, 5n की मोलारिटी 5m है, 2n की मोलारिटी 2m है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2m into 500 plus 5m into x equal to m3 कितना होएगा मेरा? 3 500 plus x 1000 plus 5m 5x आ जाएगा, which is equal to 1500 plus 3x। तो ये कितना आएगा भैया मेरा? 500 equal to 2x। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 250। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम पूछा था उसने, v1 plus v2, v1 500 था, तो ये आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा ये? रिजल्टिंग सोल्यूशन मेरा कितना हो गया? 750 ml। ठीक है, आपकी क्वेश्चन पे भी आता हूँ। आप सपोज करो ये m3 नहीं पता मुझे, आप इसका 500 ले लीजिए, इसका 500 ले लीजिए, यहाँ पे इसका m3 निकालो, कितना आएगा? समझ गए क्वेश्चन? अगर आप इसे और इसे दोनों को 500 500 लेते हो तो सपोज करो 5 into 500 आ गया प्लस 3 into 500 आ गया। m3 मेरे को पता नहीं है, आना चाहिए था वो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। इसको करूंगा तो 2500 प्लस 1500 4000 आ जाता है। ये 4000 2500 और 1500 आएगा। 2 होगा ना ऊपर, 3 into 500। तो ये आ गया 1000 आ गया, 3500 आ गया अपॉन में 1000 आ गया। तो m3 की वैल्यू क्या आ रही है? 3.5m। बट उसने क्वेश्चन में दे दिया है कि भैया मुझे 3m चाहिए, समझ गए?
तो इसी वजह से मुझे x लेना पड़ा कि इसका अगर मैं 500 ले रहा हूं तो इसका मुझे x लेना पड़ेगा। अब वो x निकालना है मुझे कितना है, इसका मेरे को x लेना पड़ेगा ताकि मेरे ये कंडीशन बन सके। समझ आया क्वेश्चन? फिर से समझा दूं। देखो क्वेश्चन में उसने बोला कि 5n का 500 ml गिवन है, 500 ml गिवन है, 2n का 500 ml गिवन है, मुझे इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वॉल्यूम निकालना है हमें। अब वॉल्यूम तो इन दोनों से यूज करके निकालना है। अगर मैंने इसका 500 ml ले लिया, इसका 500 ml ले लिया और इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे को आंसर कितना आ रहा है, 3.5। बट इस क्वेश्चन में उसने पहले ही दे दिया कि यार मेरे को 3n सॉल्यूशन बनाना है, मेरे को तो 3n बनाना है। तो मैंने ये किया, 2n का 500 ले लिया पूरा का पूरा, 5n कितना लिया, x लिया, 500 नहीं लिया, उसमें से थोड़ा ही लिया ताकि मेरा 3 बन सके, राइट। तो 3m वाले में क्या हुआ, जो ये मैंने वैल्यूज पुट करी यहाँ पे, m1 v1, तो यहाँ पे 2m into 500 आ गया, पूरा मैंने लिया। m2 वाले में ये किया, 5m into x लिया, पूरा नहीं लिया, x लिया। और m3 में v1 plus v2 500 plus x लिया, तो उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 250। क्वेश्चन को समझना है, ऐसा नहीं है कि यार उसने दे दिया जैसा भाई ने किया वहां पे सीधे वैल्यू पुट कर दी और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी मोलैरिटी चेंज हो। ठीक है, समझ आया? देखो जेई में, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। वो क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। अगर ये चीज समझ में आने लगी, क्वेश्चन निकलेगा वहां पे। आपको वो चीज नहीं है कि यार सोच के जाके हाँ यार नहीं ऐसा करना पड़ेगा या ये होएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। तो नॉर्मलिटी पे एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, फिर मैं और जो दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मतलब पूरा का पूरा कैसे निकलता है कि मैंने ग्राम इक्विवेलेंस निकालना था। ठीक है, वैसे आएगा नहीं बट स्टिल एक बार बता देता हूँ, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। लिखिए जरा, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन लिखिए, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.49 grams of 0.49 grams of sulfuric acid, 0.49 grams of sulfuric acid in 100 ml of solution, in 100 ml of solution. Calculate normality of the solution. Calculate normality of the solution. ठीक, क्या बोला, सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैंने मिक्स किया किसमें, 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर, राइट, वाटर के अंदर हमने मिक्स कर दिया। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट। तो कैपिटल N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट निकालना मेरे लिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम गिवन है मुझे। देखो भाई दोबारा से बता रहा हूँ, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई के क्वेश्चन में आएगा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आपको स्टेप वाइज करना है, गिवन क्या है, उसके बाद क्या हमें फॉर्मूला लगाना है और पूरा ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। करके आप सही आए थे, स्टेप वाइज मार्किंग होगी, स्टेप वाइज नहीं किए हुए क्वेश्चन आपका सही था, 3 में से 1.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल भी आए तो 1.5 गए तो कितने हो गए, 6 नंबर गए, समझो। तो चलिए यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंस की बात करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा भाई बहनों, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब गिवन वेट मेरे को मालूम है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.49 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका, H2SO4 का 98 ग्राम्स पर मोल। याद कर लीजिएगा इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 98, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स बेसिसिटी 98/2।
क्यों 98/2? क्योंकि H2SO4 क्या करता है 2H+ आयन देता है, तो उसका फैक्टर क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ये, राइट। अभी क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या आएगा मेरा 0.49/49, कितना आ जाएगा ये 0.01 ग्राम इक्विवेलेंस। हाँ जी क्लियर है। तो नॉर्मेलिटी निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस आ गया 0.01, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 100 गिवन है, 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर कितना आ जाएगा 0.1 n। दैट्स इट। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनीबॉडी? नहीं। ओके अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास के बाद आपको ग्रुप में एक असाइनमेंट डाल दूंगा, लाइक 28-25-30 क्वेश्चन होंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। वैसे से सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं अभी करा रहा हूँ, जो उस असाइनमेंट में मिलेंगे, ठीक है। तो कोई याद भी नहीं कि मैंने नॉर्मेलिटी डाले थे या नहीं डाले थे। नॉर्मेलिटी है नहीं, चलो लिख कर लेते हैं, लिखिए जरा। A commercially available sample of sulfuric acid is a commercially available sample of sulfuric acid is अरे हाँ हमारे वाली पढ़ाई जाती है, हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है। ओके लिखिए, द कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, commercially available sample of sulfuric acid is 15% H2SO4 by mass, density given है 1.10 grams per milliliter, 1.1 grams per milliliter. Calculate molarity, normality and molarity of the solution. Calculate molarity, normality and molarity of solution. पहले आप normality निकालिए जरा। चलिए करिए।
हाँ जी हो गई नहीं बातें करने लग गया यार अब तू बताओ बताओ नॉर्मैलिटी बोला था निकालने के लिए कोई भी निकाल लो एक निकाल लो उससे शॉर्टकट मार के नॉर्मैलिटी निकाल देना ये नहीं करना हाँ जी क्या दिया गया हमें देखो या तो आप एक काम कर सकते हो मोलारिटी दी हुई है मोलारिटी निकाल सकते हो एक ही चीज निकाल लो उससे बाकी सबके रिलेशन है आपके पास अब क्या करते हैं पहले मोलारिटी निकालते हैं देखो मोलारिटी निकालेंगे मोलारिटी का आपको मोलारिटी और मोलारिटी का मैंने एक आपको वो दिया था फॉर्मूला ठीक है मोलारिटी निकालनी है सिर्फ मोलारिटी आर वाली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसके बाद मोलारिटी और मोलारिटी का एक फॉर्मूला था जिसके अंदर हमने डेंसिटी यूज करी थी तो वो डेंसिटी हमें गिवन है तो हम उससे निकालेंगे समझ आया क्योंकि शॉर्टकट पे हमें जाना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आप वो नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव में जाके कि भैया पहले मोलारिटी गिवन है उससे पूरी आप डेंसिटी मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी निकाल दो या मोलारिटी निकाल दो नहीं ऐसा नहीं करना और सीबीएसई में पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता ठीक है 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे प्रीवियस ईयर में ठीक है जल्दी जल्दी करिए जरा मोलारिटी निकालिए जल्दी जल्दी मोलारिटी मोलारिटी जल्दी जल्दी निकालो भाई जल्दी जल्दी मोलारिटी निकालना मुश्किल नहीं है यहाँ पे गिवन वेट 15 ग्राम हो गया 15% ऑफ H2SO4 गिवन है ना 15% H2SO4 तो 15% का मतलब क्या होगा भाई मैंने 15% means 15 grams of H2SO4 present in 100 grams of solution 100 grams of solution ठीक है जी तो गिवन वेट 15 ग्राम्स हो गया और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को मालूम है कितना है 100 ग्राम्स मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी गिवन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स है डेंसिटी कितनी गिवन है 1.0 1.1 है 1.1 है ओके तो 1.1 आ जाएगा तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकाल दूंगा आ जाएगा कितना आएगा 90.9 आ रहा है ओके 90.9 आ गया राइट तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स कितने आ रहे थे गिवन वेट 15 था एटॉमिक वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 हो गया इनटू 90.9 इनटू 1000 यहाँ से इसकी मोलैरिटी निकल जाएगी कितनी आ रही है मोलैरिटी 1.68 वेरी गुड 1.68 m राइट अब इसके बाद हमने क्या किया था मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला था इसका क्या फॉर्मूला था यहाँ पे स्मॉल m इज इक्वल टू कितना था हाँ जी फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी और मोलैरिटी का 1000 into m divide by 1000 into d minus mb mb is the mass of solute ठीक है जी तो 1000 into 1.68 upon यहाँ पे 1000 into 1.1 minus अब मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 और मोलैरिटी कितनी आ गई इसकी 1.68 इसको सॉल्व कर लेंगे जरा सॉल्व करिए क्या आ रहा है
1680 upon 1100 minus 98 into 1.68 कितना आता है ये 1.68 into 98 164.64 इसको सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है यू कैन यूज द कैलकुलेटर आप लोग नहीं करेंगे मेडिकल वाले नहीं करेंगे कैलकुलेटर नॉन मेडिकल वाले यूज कर सकते ठीक है मेडिकल वालों के लिए नहीं है मेडिकल वाले कैलकुलेशंस करिए जल्दी जल्दी करिए भैया आप लोगों की कैलकुलेशंस बहुत वीक हैं ठीक है तो जाके कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करिए ऐसा ना हो क्योंकि बेसिकली आप लोगों की बेसिकली छोटी सी मतलब आप कैलकुलेशन कर नहीं रहे हो और आपके वहां पे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो निकलेंगे कितना आ रहा है 1.7 मोलालिटी 1.7 लेट मी चेक 1.8 1.8 आ रही है ठीक है 1.8 m स्मॉल m आ गया अब नॉर्मैलिटी कितनी आ रही है 3.36 3.36 n क्लियर है हो जाएगा इस तरीके से आंसर स्कूल में नॉर्मैलिटी नहीं आएगी नहीं आएगी सिलेबस नहीं है कभी भी नहीं आएगी पिछले 12 साल से मैं बता रहा हूँ नहीं आएगी ठीक है तो वो आती है सिर्फ मोलारिटी और मोलारिटी पे ना बहुत एक्सट्रीमली रेयर चांस होता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पूछा भी जाएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाले टॉपिक में नहीं आएंगे इसके बाद वाले जो टॉपिक है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें से क्वेश्चन आएगा ठीक है तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं अभी मैंने आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने जो आपको असाइनमेंट्स मिली हैं वो असाइनमेंट सॉल्व करके लाएंगे ठीक है जो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे सारे के सारे ठीक है उसका वीडियो मैं आपको देके दे दूंगा मतलब सॉल्व करके या तो मैं या मैम में से कोई भी एक वीडियो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा वीडियो ठीक है जी क्लियर है तो आप लोग अपने एंड पे सॉल्व करेंगे जो नहीं निकलेंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे और वीडियो भी आपको मिल जाएगा अभी करूँ क्या अभी नहीं करे मैं आगे करा रहा हूँ अगला टॉपिक भी करना है सिलेबस भी खत्म करना क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस आपको ही करनी है मैक्सिमम क्वेश्चन उस टाइप के हम कर चुके हैं जो भी आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कोई नहीं आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करनी है पूरी की पूरी असाइनमेंट डिस्कस कर दूंगा ठीक है जो जिसके होंगे डाउट्स नहीं ठीक है अभी मिल जाएंगे राइट तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए व्हिच इज सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हो आप लोग व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी हाँ जी कोई भी चीज किसी चीज में कितनी सॉल्युबल है ना कोई भी कंपाउंड है क्या कोई भी एक सब्सटेंस है जो मेरा किसी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नमक या चीनी that can be dissolved in a given amount of water at a particular temperature हमारा कांस्टेंट रहने वाला है ना सपोज करो हम लोग नींबू पानी बनाने लगे ना तो एक कोई मेरे जैसा होशियार था तो उसने क्या किया फ्रिज से पानी ठंडा निकाला और उसमें चीनी डाल के घोलना शुरू किया ठीक है राइट और एक था भाई अंशुल जैसा बहुत इंटेलिजेंट उसने क्या किया नॉर्मल पानी लिया उसके अंदर चीनी घोलनी शुरू करी उसे लगा कि यार बड़ी देर लग रही है उसने थोड़ा सा गुनगुना किया पानी को थोड़ा गर्म किया और उसके बाद चीनी घोल दी तो किसकी चांसेस ज्यादा है कि किसकी चीनी जो है जल्दी घुल जाएगी अंशुल की है ना तो वही वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो चीनी वही मैंने भी वही पानी लिया वही चीनी ली ठीक है बट मेरे केस में क्या हुआ जो सॉल्युबिलिटी थी वो थोड़ी सी थी बट इनके केस में क्या हुआ सॉल्युबिलिटी क्या हो गई ज्यादा हो गई क्लियर हुआ तभी मैंने बोला सॉल्युबिलिटी है ना सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जो मैंने बोला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब लिखवा रहा हूं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया तो इसलिए मैंने वहां पे क्या कहा, स्पेसिफिकली बोला आपको एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर हुआ? दिस इज सॉल्युबिलिटी। चलिए लिख दो। ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी आपको चीजें समझ में आ गई क्या मैंने बात किया सॉल्युबिलिटी में? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में, दैट इज चीनी, और पानी हमारा ज्यादा था, वो नमक मतलब सॉरी लिक्विड था, वाटर था। जो स्टेट मेरा सॉल्वेंट का होएगा वही स्टेट मेरा सोल्यूशन का रहेगा, है ना? पानी लिया था, पानी के अंदर चीनी घोली तो पानी सोल्यूशन ही रहा, लिक्विड ही रहा। तो सॉल्वेंट जो है, स्टेट जो है वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है? तो हम यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सॉल्वेंट सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। लिखिए जरा, द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, द डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट, और डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आगे भी आएगी डेफिनेशन, जो एग्जैक्टली है वो मैं अलग बताऊंगा, जैसा मैंने पहले भी बोला था सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट ने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी लिखिए, द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट in a particular solvent, in a particular solvent may be either physical or chemical in nature, may be physical or chemical in nature. The dissolution of a the dissolution of a solute in a particular solvent, in a particular solvent may be either physical or chemical in nature. ठीक है जी? अब सपोज कोई फिजिकल प्रोसेस बताओ जिसमें मेरा सोल्यूशन बन रहा हो, डिसोल्यूशन। फिजिकल, फिजिकल मींस इन दोनों में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता, पानी और चीनी, पानी और नमक। ठीक है? और कोई केमिकल प्रोसेस बताओ। चूना लिया, उसके अंदर पानी मिक्स कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों में रिएक्शन होएगा ना, बनता तो सोल्यूशन ही है। बना क्या हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बनाया क्या था? इनिशियली क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको मैंने पानी में मिक्स किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब वहां पे क्या हुआ? एक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? एक नई चीज मेरी प्रोड्यूस होगी, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ? चलिए लिखिए, आगे लिखिए इसमें, सॉल्यूशंस are mainly of solutions are mainly of three types: solid in liquid, liquid in liquid, and third is gas in liquid. इन चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, solid in liquid, liquid in liquid and gas in liquid. ठीक है? क्या चीजें पढ़ने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड में? अभी हमने कंसंट्रेशन निकाले हैं, बड़ी सारी 3600 चीजें हमने मिक्स की थी अभी पीछे क्वेश्चन में, है ना? चीनी लिया था, यूरिया लिया था, नमक लिया था, और पता नहीं क्या क्या लिया हमने, है ना? इतने सारे इक्वेशन किए थे। अब लिक्विड इन लिक्विड के हम अलग से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड के ऊपर और गैस इन लिक्विड के ऊपर। ठीक है? यहाँ हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। कोई नहीं, अभी सारा लिखना है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है? अब हम गैस इन लिक्विड, कोई गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बताएंगे? कोई गैस इन लिक्विड का एग्जांपल? कार्बोनेटेड वाटर, है ना? हमने कोल्ड ड्रिंक से किया, उसके अंदर क्या होता है? गैस होती है जो डिसॉल्व होती है किसमें? पानी में, राइट? क्लियर है? और गैस इन लिक्विड हो गया। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल नींबू पानी, राइट? कुछ भी रहेगा तो वो क्या है मेरा वहां पे? लिक्विड इन लिक्विड। तो उनको डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सॉलिड इन लिक्विड अभी हमने पढ़ के आए, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की कंसंट्रेशंस को पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है जी? तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे,
तो एक हेडिंग बनाइए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके अंदर मैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solution of solid in liquid, right? Saturated solution सभी को मालूम है क्या होता है, क्या होता है? No more solute can be dissolved, right? सभी को पता है। तो यहीं पे हम लोग जो solubility की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोला था, जो मैंने पहले भी बोला था, maximum amount of solute, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि जब मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया उसके बाद तो डिसॉल्व होएगा ही नहीं, वो क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे चला गया, राइट? लिखिए जरा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 100 grams of solvent, present in 100 grams of solvent in a saturated solution, amount of solute in grams present in 100 grams of solvent in a saturated solution represent the solubility of the solute. राइट, मैंने आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था, एक बताया था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, याद है? सुपर सॉरी सैचुरेटेड क्या था, जैसा भाई ने बोला कि और सॉल्यूट हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड कौन सा था? प्रेसिपिटेट कर देगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें मैंने और सॉल्यूट डाल दिया, अब वो सॉल्यूट क्या है, मेरा अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है? और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, वो मेरा मेटास्टेबल स्टेट में होता है। अभी मेटास्टेबल स्टेट क्या हुआ? मेटास्टेबल स्टेट देखो वो क्या है कि अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो क्या है, मेरा हमेशा सैचुरेटेड फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर हुआ? सपोज करो मेरे पास पानी और चीनी मैंने मिक्स की, मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, चीनी 1 चम्मच और एक्स्ट्रा डाल दिया उसमें। अब वो क्या हुआ, और चीनी तो डिसॉल्व नहीं हो रही, वो पता है मुझे वो डायनेमिक नेचर में रहेगा, इक्विलिब्रियम आप पढ़ के आए हो, है ना? अब उसके बाद क्या किया मैंने, सपोज करो अभी तो यहाँ पे था टेम्परेचर नॉर्मल है, राइट? बाहर हम गए तो वहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, 4-5 डिग्री और बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो जो 1 चम्मच चीनी थी एक्स्ट्रा, वो डिसॉल्व हो गई, और वहां पे क्या हुआ, फिर भी वो क्या हो गया, सोल्यूशन मेरा सैचुरेटेड ही रहा। दैट्स व्हाई हमने उसे क्या बोला, मेटा स्टेबल स्टेट। क्लियर हो गया? इसलिए सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें और चम्मच चीनी डाला ना। लिख लीजिए इसे, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा बस। A super saturated solution is metastable in nature. Metastable in nature. ठीक है, मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ प्रोसेसेस हम नहीं करें, समझ आ गई ये? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होएगा इसमें, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए तभी डिसॉल्व करेंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होएगा, राइट? लिख लीजिएगा, छोटा सा लिखते हैं। फैक्टर्स आएंगे, आज तो आते नहीं, अगर इनकेस पूछ लिया तो आप लिख दोगे वहां पे, लाइक डिसॉल्व लाइक, छोटा सा लिख लीजिए वहां पे, कहानी तो लिख लोगे।
है ना, कि पोलर जो सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला है। अब जैसे NaCl है, लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होएगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होएगा। दिखाने पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा मैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने नमक लिया NaCl, NaCl क्या है, मेरा पोलर नेचर का, क्योंकि उसके पास पोल्स है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। Na+Cl-, अब वाटर है, वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का है, क्योंकि उसका क्या था, कुछ डाइपोल मूवमेंट था, राइट। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है। नॉन पोलर, अब मैंने पेट्रोल लिया, डीजल लिया, जितने भी मेरे हाइड्रोकार्बन है दे आर नॉन पोलर इन नेचर, राइट। और उसके अंदर अगर मैं बेंजीन डाल दूं तो वो क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाता है। आप लोगों ने देखा है ग्रीस कहीं पे लग जाती है, कपड़े में लग जाए, तो अगर हम उसे पानी से उतारते हैं क्या वो उतरती है, नहीं उतरती, क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, पोलर नेचर का है, और जो ग्रीस थी वो क्या है हमारी, नॉन पोलर नेचर, है ना। उसके लिए हम सोप का यूज करते थे, सोप के पास दोनों चीजें थी, जो हमारा सोप होता है उसमें दोनों चीजें होती है, क्या होता है, पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है, जिसकी वजह से जो ग्रीस है वो निकल जाती है हमारी। बट अगर मेरे पास कहीं ग्रीस लग गई, मैं वहां पे पेट्रोल लेके उसे रब कर दूं तो क्या होएगा, तो भी वो जल्दी से उतर जाएगी। क्यों उतर जाएगी, ये दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं, ठीक है ना। वॉट सॉरी, पेट्रोल में क्या हुआ, जो ग्रीस थी वो झट से डिसॉल्व होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, समझ आ गया। नॉन पोलर नहीं होता, वैसे ना फैट है उसमें। वो कोलाइडल नेचर में है, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, राइट। कुछ और होता, वो चैप्टर कट गया, क्या करें यार, नहीं हम करेंगे डिस्कस के बाद में, ठीक है जी, क्लियर है। ओके, तो ये भी चीज हमारी हो गई, लाइक डिसॉल्व लाइक, समझ आ गई जी। तो इसके लिए बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, वहां पे बड़ी सारी इंटरेक्शन थी, आयन डाइपोल 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 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब रेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या होगा भाई मैंने, डिसोल्यूशन का मतलब होता है घुलना, ये मत करना कि यार हम अलग अलग कर रहे हैं, सोल्यूट अलग सॉल्वेंट अलग, नहीं। डिसोल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन बनाना, उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि सपोज करो मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने चीनी डाली और उसे घोलना शुरू किया इनिशियली, तो वो झट से घुल जाएगी। धीरे धीरे करके मैं वहां पे चीनी डालता जा रहा हूँ और उसे घोलता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम बाद क्या होगा कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो, मतलब सपोज करो पहले मैंने थोड़ा सा चीनी डाली, उसे 2 मिनट लगे डिसॉल्व होने, ठीक। उसके बाद मैंने फिर से चीनी डाली तो उसे 2.5 मिनट लगे, और चीनी डाली तो उसे 3 मिनट लगे, फिर आधा चम्मच और, मतलब उतनी सेम अमाउंट डाल रहा हूँ तो उसमें 3.5-4 मिनट लगे, फिर 5 मिनट लगे। इसका मतलब क्या हुआ, रेट, रेट मतलब कितनी स्पीड से मेरा शुगर पानी में डिसॉल्व कर रहा है, कितनी स्पीड से मेरा शुगर पानी में डिसॉल्व कर रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन मेरी इंक्रीज होती रही चीनी की, रेट जो था वो क्या हुआ, डिक्रीज होने लग गया, स्पीड जो थी डिसोल्यूशन की वो क्या होगी, कम होनी शुरू हो गई। क्लियर हुआ, तो समझ में आया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए लिखिए, when the solute is initially added, when the solute is initially added to the solvent at a given temperature, when the solute is initially added to the solvent at a given temperature, at a given temperature, its solubility is the maximum. Its solubility is the maximum. As the concentration of solution increases, as the concentration of solution increases,
the rate of dissolution of solute decreases. राइट, क्लियर हो गया? तो धीरे धीरे और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब वो सैचुरेट बन गया, सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, रेट जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ पे हमने बना दिया ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट। पर 100 grams ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एक यहाँ पे क्या हो गया, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया मेरा, दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। नीचे आ गया मेरा टाइम मिनट्स में। ये हो गया, क्लियर है? ग्राफ बन जाए क्योंकि सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद रेट क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो हर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है नहीं, सुपर सैचुरेटेड मतलब वो अनडिसॉल्व्ड क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम उसके बारे में। बस सुपर सैचुरेटेड डेफिनेशन तक खत्म हो गया बस। आप सुपर सैचुरेटेड को सैचुरेटेड बोल सकते हो कि अगर मैंने वही बोला ना टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसके बाद तो वो सैचुरेट नहीं रहेगा। मतलब सुपर सैचुरेटेड तो क्या था, मेटास्टेबल था ना, टेंपरेचर चेंज होने से वो मैनेज कर ले रहा था। बट जैसे मैंने बोला, सपोज करो मैंने ठंडे पानी में किया और भाई ने गर्म पानी में किया, मेरे वाले में सपोज करो 2 ग्राम 5 ग्राम ही डिसॉल्व हुई, उसके बाद सैचुरेट हो गया। बट इनके टेम्परेचर फिर क्या हुआ, 10 15 20 ग्राम तक डिसॉल्व होते हैं ना। मेरे वाला सैचुरेटेड वो अब स्टेबल थोड़ी रहेगा, समझ लो? चलो राइट, चले जी आगे। नेक्स्ट लिखिए थर्ड जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर इज अ मेजर फैक्टर, ठीक है जी। टेम्परेचर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of solute in liquid। अब सपोज करो टेम्परेचर आपने लिखा, राइट। अब कोई प्रोसेस है, जनरली हम बात क्या करते हैं, प्रोसेस मेरे क्या होते हैं, जब भी हमने डिसोल्यूशन प्रोसेस लिया दैट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन इज अ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक है ना, क्योंकि मैं उसमें पानी में डाला और उसके बाद चम्मच से घोल रहा हूं, तो मतलब चम्मच से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से कोई कंज्यूम कर रहा है हीट को और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में, अब सपोज करो चीनी चाय सबने बनाई है, सबने बनाई है ना, तो चाय में कभी चीनी घोली है बनाते हुए? चम्मच लेके ऐसे से करते हो कि भाई घुल जा, क्या करते हो, डाल के भूल जाते हो ना, अपने आप भूल जाती है वो। और नीचे क्या हुआ, वहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस था, हमने गैस चलाई हुई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हुए चली जा रही है, ठीक है। लिखिए जरा एंडोथर्मिक प्रोसेस। टेम्परेचर इज अ मेजर फैक्टर, ठीक है, अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप लिख लीजिए, टेम्परेचर में लिख लीजिए एंडोथर्मिक, नीचे नेक्स्ट लाइन में एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा बस आइडिया हो, आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे। मैं एग्जांपल आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस solubility increases with increase in temperature। ठीक है जी, क्लियर है। एंडोथर्मिक क्या, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आप इतनी सी कहानी लिखोगे ना और कोई एग्जांपल दे दोगे तो हम आपको आंसर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ऐसे तो आने वाली पूरी कहानी लिख के दो 5 नंबर में,
एसएसटी का क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। 1 मार्क पे क्वेश्चन आएगा और वो भी वहां पे आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब सेकंड लिखिए, ए पॉइंट हमारा एंडोथर्मिक हो गया, बी पॉइंट लिखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताएंगे? हाँ जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल? कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, वेरी गुड। चूना लिया मैंने, उसे पानी में मिक्स कर दिया, राइट। सरकारी घर में कौन कौन रहता है? बस। अगर आप कभी पुराने इसमें देखो ना, सरकारी घर में रहते थे तो वहां पे हम, जैसे मेरे पापा जब हम छोटे थे तो वहां पे क्या करते थे वो लोग, बड़ा सा ड्रम लेके आते थे। जब व्हाइट वॉश होती थी साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी वो होती थी तो वो लोग क्या करते थे, बड़ा सा ड्रम लेके आते थे, उसके अंदर चूना डाल देते थे। फिर हमें बोला जाता था, फिर वो क्या करते थे, उसके अंदर पानी डालते थे। जैसे ही वो पानी डालते थे तो बहुत सारी, है ना, एक तो ऑक्सीजन वहां से गैस निकल रही होती थी, और वो जो पानी होता था ना, चूने वाला जो ड्रम होता था, वो पूरा गर्म हो जाता था, बॉइलिंग करने लग जाता, पानी जो था वो बॉइल करने लग जाता। कभी साइड पे हाथ लगाते थे तो वो बिल्कुल बहुत गर्म मिलता था। ऐसा क्यों हुआ होगा? दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर उस प्रोसेस में, उस चूने वाले में अगर मैं बॉइलिंग वाटर डाल देता तो क्या वो हीट रिलीज करता? क्यों नहीं करता? पहले से हीट। हाँ, वो पहले हीट रिलीज करना चाह रहा है। कोई भी ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था? ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था कि वो वाली कंडीशन जिसमें मेरा प्रोसेस मैक्सिमम आउटपुट देगा, है ना, मैक्सिमम आउटपुट देगा, राइट। अगर हम ऋषभ को बोलते हैं कि भाई पढ़ना है, ठीक है, और वहां पे हमने क्या किया, अलग अलग कंडीशंस लगा दी। अब भाई का पेपर है कल, सपोज करो, ठीक है, और हमने क्या किया, उसके पड़ोस में शादी हो गई है, खूब डीजे बज रहा है ना, और हम बड़े कोऑपरेटिव में, तो पड़ोसियों के रिश्तेदार भी हमारे घर पे आए हुए हैं, है ना, रुके हुए हैं, तो घर पे पूरा शोर हो रहा है, ठीक है। और ये जिस रूम में, है ना, जहाँ पे बैठते थे एसी चला के, वो बाई चांस वो इनका रूम ऑक्यूपाइड हो गया और इन्हें बालकनी वाला रूम दे दिया, ऊपर वाला रूम दे दिया। गर्मियों के दिन थे मस्त, है ना, वहां पे एसी भी नहीं लगा हुआ, तो मस्त वाली गर्मी हो रही थी, तो क्या होएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा भाई? नहीं पढ़ पाएगा। तो दूसरे केस में था कि अपने रूम में बैठे हुए हैं, है ना, अच्छी खासी लाइट है, सब कुछ चल रहा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो वाली कंडीशन जहाँ पे इनके क्या हो रहा था, फुलफिल हो रही थी, यहाँ पे शांति है ना, इनको भरपेट खाना भी मिला था, कोई शोर शराबा भी नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है ना, और बाई चांस फोन पे जितनी भी नोटिफिकेशन आ रही थी वो भी हमने म्यूट कर दी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, ऋषभ के मार्क्स आने वाले क्या है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो वो जो सारी कंडीशन हमने किया ताकि ये अच्छे से पढ़ सके, दे आर ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें वो कंडीशन चाहिए थी। अब मैंने उसमें गर्म पानी डाल दिया तो लम्प्स बन जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। मुझे क्या करना था, उसे सॉल्युबल करना था, तो मेरे को क्या करना है, ठंडा पानी डालेंगे। जब हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो एनर्जी रिलीज कर पाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो प्रोसेस मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे लिखिए, solubility decreases with increase in temperature. Solubility decreases with increase in temperature. Right? Clear है? क्या किया हमने यहाँ पे, मैंने जैसे बताया गर्म पानी में डाल दिया था तो लम्प्स बन गए थे। लम्प्स बने तो सॉल्युबल नहीं हुआ, मेरा प्रोसेस ही नहीं बना, सोल्यूशन ही नहीं बना, राइट। सोल्यूशन नहीं बना, मेरे को तो सोल्यूशन बनाना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पे ठंडा पानी डालना पड़ेगा ताकि हीट रिलीज हो सके। ठीक है, चलिए ये इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा हम यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अब फोर्थ लिखिए प्रेशर, फोर्थ पॉइंट लिखिए प्रेशर। इसके ऊपर बेस्ड ना जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या होएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। चौथा कुछ और लगा लो, एक्स वाई जी, ए एंड बी का चेंज नहीं आएगा सर, वो इनकम्प्रेसिबल होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सार्थक, कोई चेंज नहीं आने वाला उसमें। क्यों नहीं चेंज आएगा, क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर का कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आया? चलिए
pressure has hardly any effect. Pressure has hardly any effect on the solubility of solid in a liquid. Solubility of a solid in a liquid, as both are incompressible. Both are incompressible. Right? Clear हो गया? Next point लिखिए particle size. Particle size. Next point particle size. ये भी सिंपल सा है, समझ में आएगा होगा. चीनी घोलनी है और बोराखंड घोलनी है पानी में, कौन सी वाली जल्दी गलेगी, है ना? तो पार्टिकल साइज लिख लीजिए. इसमें लिखिए smaller crystals dissolve more readily. Smaller crystals dissolve more readily in comparison to crystals of bigger size. Right? Clear? समझ आ गया? Okay. तो नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्टिकल साइज हो गया. नेक्स्ट लिखिए एजिटेटिंग और स्टिरिंग. एजिटेटिंग और स्टिरिंग. चम्मच लेके बोलना शुरू किया, उससे क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. एजिटेटिंग और स्टिरिंग, क्या लिखोगे यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बाय स्टिरिंग. Solubility increases by stirring. Next लिखिए complex formation. Complex formation में लिखिए solubility increases with complex formation. Solubility increases with complex formation. आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था एक कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम के सेकंड पार्ट में, आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट. अब सपोज करो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ. मेरे पास NaCl है, आपने सी वाटर देखा है, मेरे पास एक सी वाटर की बाल्टी भरी हुई है और मुझे से उसमें से NaCl बाहर निकालना है. कैसे निकालूं? हाँ, बॉइल करके. तो बट उसके अंदर बेटा कैल्शियम सॉल्ट भी है, मैग्नीशियम सॉल्ट भी है, पोटेशियम भी सॉल्ट्स भी हैं, सोडियम सॉल्ट भी है. बट मेरे को तो सिर्फ सोडियम सॉल्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए. फिर वो तो सारे मिल जाएंगे. हाँ, क्लोरीन गैस पास कर देंगे. नहीं, पास हो पर एग्जैक्ट नहीं. कोई एनीबॉडी? हम उसमें HCl गैस पास करेंगे. क्लोरीन गैस डालने से कुछ होने वाला नहीं है. क्लोरीन डालने से कुछ नहीं होने वाला उसमें. राइट, क्लोरीन गैस डालने से कुछ नहीं होने वाला. तो हमें क्या करना है? कॉमन आयन लेके आना है. तो मैंने यहाँ पे HCl डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? ये क्लोराइड आयन, देखो अभी सोल्यूशन में क्या आते हैं मेरे पास, यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन थे सोल्यूशन के अंदर. जैसे ही मैंने इसके अंदर HCl डाला तो Cl आयन एक्स्ट्रा हो गए. ये कॉमन आयन की वजह से
कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो NaCl था वो मेरा प्रेसिपिटेट कर जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में गया और NaCl जो है मेरा प्रेसिपिटेट हो गया, क्रिस्टल आउट हो गया। उसके बाद बाय प्यूरिफिकेशन में उसे निकाल सकता हूं। प्यूरिफिकेशन बोलते थे नहीं, क्या बोलते थे, फिल्ट्रेशन, क्योंकि उसके क्रिस्टल्स बन गए, मैंने उसे फिल्टर आउट कर लिया, मेरे को NaCl मिल गया। सपोज सभी को क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं। अब इन केस अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड था जो इसके साथ मिलके, या कोई भी मेरा सोल्यूशन था उसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास KI सोल्यूशन था, KI का सोल्यूशन बना हुआ है सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब मैंने यहाँ पे किया आयोडीन की, आयोडीन डाल दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ये K+ और I- में टूटा हुआ था। अब जो KI पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, मैंने आयोडीन डाल दिया, इसने क्या किया, मेरा KI3- बना दिया। ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जो KI अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में पड़ा था वो मेरा कंज्यूमर हो गया, क्या बना दिया इसने, KI3, राइट, क्या बना दिया, KI3। तो ये KI क्या हुआ, कंज्यूमर होने लग गया। अब ये कंज्यूमर हुआ तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। मैंने वही चीज लिखवाई है आपको, है ना, क्या लिखवाया मैंने, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स बना, KI जो अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में था वो मेरा डिसॉल्व हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। क्लियर है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना ये हम पढ़ेंगे बाद में। हमारे पास पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है जी, क्लियर है, ये चीज समझ में आई, फैक्टर, राइट। चलो लिख लीजिए, इसे काम आएगा। एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, KI जो था वो मेरा डिसॉल्व हो गया, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पे लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स बन गया। पोटेशियम क्या बोलते हैं इसे, पोटेशियम आयोडेट बोलेंगे इसे। राइट, चलिए नेक्स्ट लिखिए, छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। फर्स्ट एक डेफिनेशन लिखिए, एफ्लोरोसेंस, EFLORESCENCE, एफ्लोरोसेंस। छोटी छोटी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एफ्लोरोसेंस मतलब ये प्रोसेस है, होते क्या है ये। राइट, चलिए लिखिए इसे, certain hydrated crystalline solids, certain hydrated crystalline salts, certain hydrated crystalline salts when exposed to the atmosphere, when exposed to the atmosphere at ordinary temperature, when exposed to the atmosphere at ordinary temperature, lose their water of crystallization, lose their water of crystallization molecules, lose their water of crystallization molecules either partially, lose their water of crystallization molecules either partially or completely and become anhydrous. ठीक है जी, इसका एग्जांपल हो गया वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये क्या होता है, 10H2O जो है वो हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, .XH2 कम हो जाते हैं। एप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O,
राइट, एंड ब्लू विट्रियोल क्या होता है भैया? ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, right? They lose the water of crystallization at ordinary temperature, मतलब जब गर्मी आती है तब उस टाइम पे, है ना? जब बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है यार भाई, है ना, जान से निकलती होगी। मजा तब आता है जब ह्यूमिडिटी और हो जाती है, फिर यूं लगता है यार अलग ही सीन है। हाँ जी, हो गया, चले जी आगे। नेक्स्ट लिखिए डेलिक्वेसेंस, DELIQUE सेंस, डेलिक्वेसेंस। इसमें लिखिए दे हैव द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर they have property to absorb moisture when they exposed to atmosphere, when exposed to atmosphere at ordinary temperature, at ordinary temperature, they initially become wet, they initially become wet, lose their crystalline form, lose their crystalline form, and ultimately dissolve in, and ultimately dissolve in absorbed water, and ultimately dissolve in absorbed water to form solution, to form a solution. इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, ultimately dissolve in absorbed water, जो पानी उसने absorb किया उसी में घुल गया, solution बन गया उसका। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, एग्जांपल्स के FeCl3, CaCl2.6H2, these are the few salts जो अपने पानी में जो absorb किए हुए उसी में dissolve हो जाते हैं, वही solution बना देगा उसमें, मेल्ट हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हो, किसने मॉइस्चर इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि उसके चारों तरफ पानी बन गया, वो सॉल्यूशन हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना मिल जाता है इजीली, हाथ में लगाना उसे, जब एक्सपोज मत करना पड़ेगा, अब एक उसमें रखोगे तो वो हो जाएगा। 50 पैसे में एसी की सर्विस, 2 रुपए में एसी की सर्विस, वीडियो बना सकते हो, नहीं आपका एसी भी कराऊंगा। अब इंजीनियर मतलब साइंस वाले स्टूडेंट को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट लिखिए हाइग्रोस्कोपी, मैंने भी किया था, मैंने भाई की कार पे किया था। हाइग्रोस्कोपी एक बार तो साफ हो गया था, चमक गया था, फिर उसके बाद 2-5-10 दिन बाद फिर से काला हो गया, ऑक्सीडेशन होती है बदल होती है। हाइग्रोस्कोपी राइट, हाँ बीच में कभी कभी यूज होता है इसलिए लिखवा रहा हूँ, पता तो नहीं। चलिए देखिए, they absorb moisture from atmosphere, they absorb moisture from atmosphere at ordinary temperature, but do not dissolve in it, but do not dissolve in it. इसका एग्जांपल हो गया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4,
P2O5 phosphorus pentaoxide. Pentoxide. This is P2O5. Right? And next we have calcium oxide, silica gel. देखा ना सिलिका जेल बैग में निकलता है. कोई भी बैग लेके आते हो, बॉटल्स लेते हो, शूज लेके आते हो, छोटा सा पैकेट आता है उसमें सिलिका जेल, डू नॉट स्वलो. ठीक है ना. वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. क्या वो ऐसा हुआ कि आपने उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और पानी में बैग में ही पूरा हो गया? नहीं ना. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने क्या किया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और वो उसमें डिसॉल्व नहीं. ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका जेल नहीं CaSiO3 होता है कैल्शियम सिलिका जो सिलिका जेल. ये नहीं है. कैल्शियम ऑक्साइड मतलब अलग से एग्जांपल लेकर है, कैल्शियम ऑक्साइड उसके साथ में लिखा. ठीक है. राइट. तो बाकी हम करेंगे बाद में. कल हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड. आपको एक नई असाइनमेंट मिलेगी जिसके अंदर आपको रॉल्स लॉ के इक्वेशन मिल जाएंगे और आपको और किसके मिलेंगे, हेनरीज लॉ के इक्वेशन मिल जाएंगे. सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 लाइन का फॉर्मूला है. टोटल तीन ही चीजें हैं उसमें. ठीक है. बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा. तो मिलेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में. विल स्टार्ट विद द सॉल्युबिलिटी और करेंगे असाइनमेंट डिस्कस.